नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह सौरमंडल के बाकी ग्रहों से भी जुड़ी हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए कई सिद्धांत आए। उनमें यदि हम उनकी विभाजन करें तो उनका वर्गीकरण करें तो तीन तरह से तीन आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले सिद्धांत जो कि अद्वैतवादी संकल्पना है, जिसमें केवल एक खगोलीय पिंड की कल्पना की गई है और उसी से ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति को माना गया है। दूसरा द्वैतवादी संकल्पना, जिसमें दो खगोलीय पिंड या दो तारों की कल्पना की गई है। उसके बाद में नवीन जो संकल्पनाएं हैं उनमें दो से ज़्यादा या अलग तरीके से उसको पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की गई है। ये अद्वैतवादी, द्वैतवादी संकल्पना और फिर उसके बाद में नवीन संकल्पनाएं जो आई हैं वो अलग अलग इसीलिए आई क्योंकि पहली वाली जो संकल्पनाएं थी वह कुछ तथ्यों को पूर्ण रूप से समझा नहीं पा रही थी। उनमें सबसे प्रमुख जो बात है वह है जो सौरमंडल का कोणीय आवेग है। कोणीय आवेग की जो संकल्पना है और जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या जिसे कहें कि कोणीय आवेग के संरक्षण की जो नियम है उसको समझाने में सफल नहीं हुए थे अद्वैतवादी संकल्पनाएं। फिर द्वैतवादी आई और इस तरीके से ये आया। कोणीय आवेग हम जानते हैं कि जब कोई भी पिंड किसी अक्ष के या किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस अक्ष या उस जिसका ये चक्कर लगा रहा है उसका और उस चक्कर लगाने वाले का इस तरीके से उनका द्रव्यमान, उसकी जो वेलोसिटी है, वह गति जो है कोणीय गति वह, और उस अक्ष से उसकी जो अर्धव्यास है, उन तीनों का योग जो होता है वह समान होना चाहिए। तो यदि किसी पिंड से यदि सौरमंडल का उत्पत्ति हुई है, सौरमंडल के सभी ग्रहों की, उपग्रहों की और सूर्य की उत्पत्ति माना जाए, तो उस पिंड का जो शुरुआत में जो कोणीय आवेग था और आज के सौरमंडल का जो कोणीय आवेग है वह समान रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पृथ्वी, आज के सौरमंडल का जो कोणीय आवेग है उसमें देखें तो 98% जो भाग है कोणीय आवेग का वह ग्रहों में बटा हुआ है और केवल 2% जो कोणीय आवेग का हिस्सा जो है वो सूर्य में है। तो कोणीय आवेग में हम जानते हैं कि द्रव्यमान, गति, कोणीय गति और अर्धव्यास इनका गुणनफल है। तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वो बहुत अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है, और उस हिसाब से यदि 98% कोणीय आवेग ग्रहों में है तो इसका मतलब है कि ग्रहों की गति बहुत अधिक है, ग्रहों की दूरी बहुत अधिक है। तो ये उनकी जो इतनी दूरी सूर्य से, उनका जो अलग अलग दूरी के अनुसार उनका जो स्थिति है सौरमंडल में और उनकी जो गति है, उनको समझाने के जो प्रयास अलग अलग संकल्पनाओं ने की तो अद्वैतवादी संकल्पना इसमें विफल रही थी। तो इस कारण से द्वैतवादी आई। फिर अलग अलग और नवीन संकल्पनाएं आई जिन्होंने इस जो कोणीय आवेग के संरक्षण के नियम को और उनका जो सौरमंडल में विभाजन है
उसके जो स्थिति है उसको समझाने की कोशिश की। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो अद्वैतवादी संकल्पनाओं में कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना जो है वह सबसे पहले आती हैं, जो 1755 में एक तरीके से उसको प्रतिपादन किया गया था और ये कहा गया था कि ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। प्रारंभ में तो इस मत की बहुत सराहना हुई, परंतु बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि ये जो मत है, ये जो संकल्पना है, ये गणित के गलत नियमों पर कल्पित की गई थी। कांट ने ये माना कि ब्रह्मांड में पहले से ही देव निर्मित या आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे, कि पहले से ही मैटर वहाँ पर था। और वो मैटर जो था या जो आद्य पदार्थ था वो कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। फिर उसने माना कि यह जो आद्य पदार्थ थे, ये कण थे, यह अपने आकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे और टकराने के कारण उनमें ताप बढ़ा और उनमें भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। मतलब वो भ्रमण करने लगे और उनमें ताप की भी वृद्धि हुई, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण ताप तो भ्रमण गति जो थे वो बढ़ी और ताप में भी लगातार बढ़ोतरी हुई, और जिस कारण से जो ये कठोर आद्य पदार्थ था वह धीरे धीरे वायव्य राशि या गैस में गैसियस मास के रूप में बदलने लगा। अब कांट बाद में ये बताते हैं कि ताप और भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप जो प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ था वो एक गर्म और गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया। निहारिका एक तरीके से कहें तो तारों के झुंड के रूप में समझ सकते हैं हम, या कोई भी गैस का झुंड मान सकते हैं। तो इस तरीके से एक आकाश गंगा की जैसे हम परिकल्पना करते हैं तो वो निहारिका के रूप में दिखाई देती हैं। तो निहारिका में ताप बढ़ा और ताप के साथ ही वो घूमने लगी और उसके आकार में बढ़ोतरी हुई, ये कांट का मानना था। और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ताप में बढ़ोतरी हुई और उनके आकार में बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे उसकी गति भी बढ़ी। इस प्रकार जो निहारिका जो थी वो इतनी तेज गति से घूमने लगी कि उसका जो केंद्र प्रसारित बल था या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर लगता है, कोई भी चीज़ जब घूमती है किसी अक्ष के चारों ओर तो उस पर दो बल लगते हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। तो जो केंद्र प्रसारित बल था जो बाहर की ओर लगता है, उसके कारण उस निहारिका का एक छल्ला बाहर निकल गया और इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण इस जो वायव्य पदार्थ था उसमें से 9 छल्ले निहारिका से बाहर निकले और धीरे धीरे ये छल्ले जो हैं एक जगह टूट के एक जगह इकट्ठे हुए और वो ठोस हो गए और उससे अलग अलग 9 ग्रहों की निर्माण हुआ। और उसी प्रकार से इन ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब ये कांट का जो बात है कि आपसी टकराव से तप्त हुई आद्य पदार्थ वो वायव्य राशि में बदला, उसका ताप बढ़ा और उससे उसकी गति बढ़ी, आकार बढ़ा और आकार बढ़ने से उसकी और गति बढ़ी। ये जो उसका मानना था। और जो फिर गति बढ़ने के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल या केंद्र प्रसारित बल बढ़ा और उसके कारण उसमें से 9 छल्ले बाहर निकले। लेकिन ये जो इन्होंने अपनी संकल्पना दी उसका कहीं आलोचना भी हुई, क्योंकि ये गणित के सही नियमों पर आधारित नहीं है। जैसे इसकी सबसे पहली यदि हम आलोचना में या क्रिटिक में माने, हम मूल्यांकन करें तो सर्वप्रथम ये आरोप लगाया जाता है कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार निहारिका की निरंतर गति वृद्धि जो बताई गई है
कि वह गलत है। कांट क्योंकि आपस से टकराने से भ्रमण गति पे इतना कोई अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है और निरंतर गति में जो बढ़ोतरी बताई गई है वो गलत है। दूसरा, कांट की जो ये परिकल्पना जो है वो आद्य पदार्थ में गति कणों के आपसी टकराव से हुई कोणीय आवेग की जो संरक्षण की या स्थिरता का सिद्धांत है उसके विपरीत है, क्योंकि कोणीय जो आवेग है वो स्थिर रहता है जब तक कि बाहरी कोई प्रभाव नहीं पड़े, और ये चूंकि इसमें एक ही पिंड की उपस्थिति मानी गई है और बाहर से कोई भी प्रभाव नहीं माना गया है, बाहरी कोई भी दबाव या बाहरी फोर्स बल नहीं है इस पे, तो यहाँ पर कोणीय आवेग की स्थिरता होनी चाहिए। और कोणीय आवेग की स्थिरता या कोणीय आवेग की जो हम फॉर्मूला देखें तो वो m मतलब द्रव्यमान इंटू v मतलब वेलोसिटी यानी कोणीय गति इंटू r मतलब अर्धव्यास, इन तीनों का है। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो गति, यदि कोणीय वेग स्थिर रखना है तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो गति घटनी चाहिए और द्रव्यमान घटेगा तो गति बढ़नी चाहिए। और ये जो आकार है, आकार का मतलब r यदि बढ़ रहा है तो भी गति घटनी चाहिए, और r यदि घट रहा है तो गति जो है वह घटनी चाहिए। तो r के भी वो विपरीत होगा ताकि वो कोणीय आवेग स्थिर रहे। तो इसमें जो इन्होंने बताया है कि ये जो निहारिका है वो धीरे धीरे ताप गर्म हुई और उसका आकार बढ़ा और आकार बढ़ने के साथ में गति बढ़ी, जबकि यह कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है, क्योंकि यदि आकार बढ़ा है तो गति घटनी चाहिए न कि बढ़नी चाहिए। तो यह कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि आपसी टकराव से एक तो गति उत्पन्न नहीं हो सकती और दूसरा आकार में वृद्धि के साथ साथ में गति भी नहीं बढ़ सकती। तो इसमें यह जो इसकी कांट की जो वायव्य राशि की संकल्पना थी, ये इसकी आलोचना भी है। तो बच्चों आगे हम वापस इसके बाद में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना को समझेंगे, जिसमें इन्होंने कांट की जो गलतियां थी उनको सुधार करके अपनी परिकल्पना सामने लाई थी। धन्यवाद।